औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक मरतबा फिर आपको इकरा शौकत साहबा से मुलाकात करा रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने इनका सेशन किया था और आपको उन्होंने जो कुछ बताया था सीएसएस के बारे में कि सीएसएस का एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे सिलेक्शन करनी है सब्जेक्ट्स की, कैसे मैक्सिमम मार्क्स आपने लेने हैं। तो आज के सेशन हम आप इनके साथ रख रहे हैं एसेज राइटिंग के बारे में। ऐसे राइटिंग के बारे में इनको इसलिए तकलीफ़ दे रहे हैं क्योंकि जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया था सीएसएस का, उसमें 65 मार्क्स इनके ऐसे में थे और वो टॉपर थी ऐसे वाले पेपर में। और इसके अलावा उन्होंने जब पीएमएस का एग्ज़ाम दिया उसमें उनके 68 मार्क्स थे, तो उस वक्त भी उस पेपर में भी उन्होंने टॉप किया था। और इस वक्त ये पढ़ा भी रही हैं और अपनी जॉब भी कर रही हैं और गुरु हम कहलाती हैं एसएस के पेपर में के लिए। तो आज हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमें वो ट्रिक्स और टिप्स बताएं कि जिसके को फॉलो करके रिमोट एरिया में बैठे हुए स्टूडेंट्स हमारे हैं वो आराम से तैयारी कर सकें और उनकी जो है कॉम्प्लेक्सेस वगैरह वो दूर हो सके। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बहुत खुशी हुई जी, आज आपके साथ दूसरा सेशन कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एसेस के बारे में बताइएगा कि जो ऐसे आम ऐसे और सीएसएस का ऐसे दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पीएमएस में क्वालिफाई कर जाते हैं, दूसरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन जब सीएसएस की बारी आती है एसएस की तो उसमें वो रह जाते हैं। इसकी रीज़न बताइएगा, क्या डिमांड क्या है सब्जेक्ट की? अच्छा देखिए, हर एक फील्ड की ना एक पर्टिकुलर डिमांड होती है। लेट्स से फॉर द सीएसएस वो उन्होंने एक पेट पैटर्न रखा हुआ है, उसके कुछ एसेंशियल्स हैं, दैट्स फॉर्मल इंग्लिश। जबकि जो वन पेपर है एफआईए, असिस्टेंट डायरेक्टर, पीएमएस, उनका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है दैट इज़ नॉट एज फार एज द सीएसएस। सो जो सीएसएस के लिए उसके लिए हमें उन्होंने अगर हमने बहुत सारे स्टूडेंट वैसे तो इंस्ट्रक्शन टॉप पे नहीं देखते, लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्शन देखें तो एग्जामिनर ने उनसे कुछ डिस्कोर्सेस की बात की है, पर्टिकुलर टर्म्स की बात की है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऐसे की बात की है। जबकि ये चीज़ें पीएमएस वगैरह में नहीं है, वहाँ पे जस्ट लिखा जाता है राइट एन ऐसे। यहाँ पे इंटायरली डिफरेंट है और उसने स्पेसिफाई किया है कि आपने आउटलाइन भी फॉर्मुलेट करनी है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कोर्सेज को इनकलकेट करना है अपने राइटअप में, तभी एक लेवल वो देखेंगे फॉर्मल। और अगर फॉर्मल होगा तो वो आपको मार्क्स ही देंगे। अदरवाइज उन्होंने 3 एंगल्स बताए हैं। क्रेडिट विल बी गिवन ओनली इफ इट इज़ क्लियर, इट हैज़ ऑल द नरेटिव्स दे हैव मैंशनड, और अगर उसकी रेलिवेंसी है। ये 3 चीज़ें उन्होंने खुद मेंशन की। अगर ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो वो आपको क्रेडिट नहीं देंगे। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये बताइए कि ये इंग्लिश में तो आपको समझ आ रही है, क्योंकि हमारे रिमोट एरियाज़ में बड़े बच्चे होते हैं, बिगनर्स जो है, उनको इस चीज़ की शायद समझ नहीं आएगी। आप उसको एक्सप्लेन करें कि रेलेवेंसी वगैरह क्या चीज़ें हैं, क्लैरिटी क्या है, किस तरह है, क्योंकि वो उनको तो नहीं पता इन चीज़ों का। जी बिल्कुल। क्लैरिटी से ये है कि हम लोग ना, हमें लगता है कि सीएसएस में अच्छी लैंग्वेज लिखने के लिए ना हम फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसको फिक्टिशियस जार्गन्स भी बोलते हैं। राइट। तो अब जो जार्गन्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट की एक डिमांड है, तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ कॉपी नहीं होते। अगर आपको बात ही नहीं समझ आ रही तो उसके लिए एग्जामिनर के लिए यूजलेस है। आप एक लाइन में, एक पैराग्राफ में 2-3 ईडियम्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक्सेस कर देते हैं। हर चीज़ का जो ज़्यादती होती है ना, वो बुरी, एक आपके अच्छे राइटअप नहीं लगता। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपको एक अपना सेंटेंस इस तरह का बनाना चाहिए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, बट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो। अब आप इतना कम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं, आप उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भूल जाते हैं। एग्रीमेंट भूल जाते हैं। राइट। अच्छा, ये बताएं इसमें जो आउटलाइन की अहमियत जो है, इसमें क्या किस तरह आउटलाइन बनाई जाती है? क्या कुछ लोग कहते हैं जी पहले आप ऐसे लिख लें, उसके बाद राइट आप आउटलाइन बनाएं। कुछ कहते हैं जी आउटलाइन पहले लिखें, उसके बाद उसके ऊपर आप ऐसे फॉर्म बिल्ड करें।
अच्छा देखें, दोनों वे से बोथ आर फाइन। उसका बेस्ट वे ये मैं बच्चों को कहती हूँ हाफ तक लिख लें, लाइक फर्स्ट पार्ट ऑफ जो ऐसे है वो कर लें, इंट्रो, व्हाट इज़ व्हाट, हिस्ट्री, करंट, क्योंकि उसके बाद सब हेडिंग्स आती हैं। फिर पहले आप बैठ के आउटलाइन बनाएं, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफिंग होगी। अगर आप जस्ट रेंडमली आउटलाइन लिखते हैं तो वो भी एक गलत बात है, क्योंकि आपके आइडियाज़ अभी इतने मेच्योर नहीं होते। तो दोनों तरह से एक मॉडरेशन अप्रोच को रखना है, एक दरमियान वाली अप्रोच। लाइक आप इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ व्हाट, हिस्ट्री, करंट लिख लें, उसकी कोई सब हेडिंग नहीं। उसके बाद आप आउटलाइन बनाएं एंड देन आप अपना रेस्ट ऑफ ऐसे कंप्लीट करें, क्योंकि आउटलाइन की इटसेल्फ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अच्छा, और एक और चीज़ इसमें मैंने देखी है कि कुछ बुक्स में, बल्कि काफ़ी बुक्स में उन्होंने हेडिंग के साथ ऐसे लिखा होता है। हालांकि ऐसे, ये मैं आप स्टूडेंट को बता दूं कि अगर आपने हेडिंग के साथ ऐसे लिखा है तो इंस्ट्रक्शन उसके लिए ये है कि इसको क्रॉस कर दें, इसको 0 मार्क्स दिए जाए, बिल्कुल क्योंकि हेडिंग के साथ ऐसे हो ही नहीं सकता। और हमारे बहुत से जाहिल मुसन्निफ़ीन हैं जो कि हेडिंग के साथ अपना मज़ामीन दे रहे होते, ऐसे या उर्दू में मज़ामीन दे रहे होते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या उर्दू में लिख रहे हैं, हेडिंग बिल्कुल नहीं देनी है आपने। आउटलाइन दे सकते हैं, हेडिंग बिल्कुल मना है। ये चीज़ अच्छा, हमेशा उसके याद पीछे रखिए। लॉजिक है। देखिए, वो चाहते हैं कि आपके राइटिंग में इटसेल्फ एक फ्लो, आप उसको पहले डायरेक्शन दे दो, उसके लिए आउटलाइन है। आपने विद इन अ राइटिंग नहीं हेडिंग्स लिखना, क्योंकि अदरवाइज वो आपको मार्क्स नहीं देगा। जैसे बिल्कुल सर ने ऐसे ही कहा है। और आउटलाइन की ना डिफरेंट टाइप्स हैं और उसको लिखने का वे भी डिफरेंट है। जैसे फिलोसफिकल और अब्स्ट्रैक्ट ऐसे का मेथड डिफरेंट है, और जो है कॉज एंड इफेक्ट का डिफरेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का डिफरेंट है। सो ये मैटर करता है। और हेडिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं देनी, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। राइट। अच्छा, दूसरी बात जो है, एक नेक्स्ट है कि हम जो अच्छा ऐसे है, अगर आप ऐसे, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एज ए राइटर कैसे राइट आपने करना, आप ये मुझे बताएं, अगर आप एग्जामिनर हैं, पेपर चेकर हैं, तो आपकी डिमांड क्या है, आप क्या देखेंगे उस ऐसे में, और क्या देख के नंबर देंगे, और क्या नंबर दे, किसके नंबर आप काटेंगे इन चीज़ों के? अच्छा देखिए, मैं खुद डेली बेसिस पे ऑन एवरेज 5 to 6 ऐसे मैं डेली इवेलुएट करती राइट। हूँ। तो मेरी एक्सपर्टीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा है। जो मैं चीज़ें देखती हूँ ना, वो ये कि राइटिंग में एक फ़्लो हो, हुक हो। लाइक आपने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया है तो आपको पिछले वाले से उसमें कोहेरेंस हो। हम क्या करते हैं, हमें अगर किसी एक टॉपिक पे आता है, हम उसको इतना अननेसेसरी स्ट्रेच कर देते हैं, वो कंक्लूजन तक पहुँचता नहीं है। ऐसे के 10 एसेंशियल्स हैं और हमने उसी को ही, उसके अंदर ही रहना है, उसके पैरामीटर्स को ही फॉलो करना है। अदरवाइज आपका 3 आवर्स में ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। और एवरीथिंग इज़ सो कैलकुलेटेड। मैंने अपने चैनल पे भी इसको काफ़ी दफ़ा प्रोपोगेट किया है। मैंने 100+ आउटलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए हैं। तो गाइडेंस इज़ देयर। अब आपको अल्टीमेटली आपको करना है, देयर इज़ लाइक करना अच्छा, आपने ही है। ये 10 एसेंशियल्स जो आपके हैं वो कौन कौन से हैं, ये बताइएगा ज़रा। अच्छा, 10 एसेंशियल्स जो हैं वो सबसे पहले मैं ऐसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये तो यूनिवर्सल लॉ है। तो राइट। इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो, अगर हम उसको फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इंट्रोडक्शन इटसेल्फ है जो कि 1.5 पेज का होता है। एंड देन व्हाट इज़ व्हाट है, जिसमें आप बेसिकली एक लेमैन को जैसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं, एग्जामिनर को भी ऐसे कराते हैं। उसमें 5 W's होते हैं। एंड देन थर्ड पार्ट होता है हिस्ट्री। 5W मीन्स 5W, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, एंड एक टॉपिक का राइट। इंट्रोडक्शन के बाद ये लिखा जाता है। ठीक है। और उसके बाद आप हिस्ट्री देते हैं। हिस्ट्री अगर आपको आती है, हर टॉपिक की हिस्ट्री नहीं हो सकती। और उसके बाद करंट। लेकिन मैं उसको असेंशियल इसलिए समझती हूँ क्योंकि 80-90% केसेस में वो इस तरह के आर्गुमेंटेटिव देता है ऐसे, और वो इशू बेस्ड होते हैं, और आपको हिस्ट्री उसकी पता भी होती है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, 4-5 लाइनें मैक्सिमम लिखनी होती हैं और वो इजीली आप हो जाता कवर। दूसरा पार्ट जो है उसका बॉडी है। उसमें एक आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद कॉजेज, इम्पैक्ट। और थर्ड पार्ट है उसका, दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन इटसेल्फ तो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले स्टेप्स ऑलरेडी टेकन और रिकमेंडेशन एंड लास्ट पे कंक्लूजन। सर इसके पीछे ना लॉजिक है, लाइक असेंशियल्स के पीछे। अगर हम ये नहीं बताएंगे स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, वैसे तो ना बताएं तो कोई फर्क नहीं वैसे पड़ता। ही हमारी स्लाइड में भी अब हम जी इसको बिल्कुल, दे ये मैं देंगे, आपके साथ शेयर दे कर देंगे। दूंगी। राइट। जो स्टेप्स ऑलरेडी टेकन है, लाइक इतना हम काम कर चुके हैं, ये हमारी प्रोग्रेस बेयर मिनिमम हो गई है। बट
अभी कुछ और काम करने की ज़रूरत है, तो वो हम सजेशन में देते हैं। हर चीज़ का एक सीक्वेंस है। मेरी राइटिंग में मुझे लगता है पहली दफ़ा जो मेरे अच्छे मार्क्स आए, आई थॉट के कोई एक रैंडम गेस है, लेकिन अभी मेरे स्टूडेंट के भी बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, तो मुझे पता चला इट्स काइंड ऑफ फार्मूला। हमने उस फार्मूला को फॉलो करना है और हमें इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। जब हम सब कुछ उसकी प्लेट में, एक प्लेट में 10 की 10 चीज़ें देंगे, तो वो कैसे हमें मार्क्स नहीं देगा। सो आपको ये 10 चीज़ों को देखना है अपने, ऐसे जो भी आपका फॉर्मेट है, बस उसको मेक श्योर करें कि आप दे रहे हैं उसको अच्छे वे से प्रेजेंट करके। अच्छा, ऐसे में हम इसको अगर हम इसके दो पार्ट करें, एक ग्रामर, सेकंड वन इज मवाद, मैटर, मटेरियल। मटेरियल जिसको कहेंगे आप, तो ये मटेरियल का कैसे एक्सेस करनी है, कैसे गेन करनी है, और ग्रामर पे कैसे आपने इनको बच्चों ने कवर करना है, ये दोनों चीज़ें आप बता दें। अच्छा, मैं बच्चों को कहती हूँ, फॉर इंस्टेंस ये आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन है, ये थीम्स वगैरह तैयार कर लें। ठीक है, आपने थीम्स तैयार करने हैं मटेरियल के लिए, लेकिन थीम्स मीन मतलब अभी थीम्स ऑफ ऐसे ही होता है कि जैसे डेमोक्रेसी हो गया, वुमेन हो गया, इस्लाम हो गया, इस तरह के ना पेट टॉपिक्स हैं। बच्चे क्या करते हैं, बस उसी को तैयार करके एंड दे मेक श्योर कि हम बस वही ऐसे को बस उतने ऐसे तैयार करेंगे, हमें उससे ज़्यादा नहीं करना। Right. लेकिन उससे पहले मैं कहती हूँ थीम्स मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपको हर तरह का आपकी ऐसे की राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, जैसे 10 एसेंशियल्स पे ग्रिप हो। कोई भी ऐसे है, यू मस्ट एबल टू हैंडल इट, क्योंकि अभी वो जो दे रहे हैं ऐसे, दैट्स नॉट अबाउट द पेट, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, वुमेन। अब वो क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड ऐसे दे रहा है, और उसके लिए आपकी अपनी राइटिंग आपको आनी चाहिए। तो सर ने जो बात क्वेश्चन किया कि दो मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है और ग्रामर, ग्रामर तो आपकी डेली बेसिस पे होती है। उसका स्टार्ट होता है आपकी वर्ड से, लाइक आप डेली बेसिस पे 7 सेंटेंसेस बनाएं, तो आपकी ग्रामर अच्छी नेचुरली विद द पैसेज ऑफ टाइम लेकिन इम्प्रूव कर लेकिन जाती जो है। रिमोट एरियाज में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो चेक कैसे कराएंगे, वो कैसे उनको पता चलेगा कि उन्होंने जो सेंटेंस बनाया है कि वो ठीक बनाया है, उसकी करेक्शन कैसे कराएंगे? तो सर उसके लिए मेंटोर आप किसी मेंटोर को ज्वाइन करें। मैं खुद भी क्लासेस जो है ऑनलाइन एवेल्युएशन, अब तो इतनी ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल है, आप किसी की भी सर्विस अवेल अच्छा, कर इसमें एक सकते और हैं। चीज़ है कि बेसिक जो चीज़ है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जब बेसिक्स में आप आते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाना है, स्पेलिंग्स कैसे आपने ठीक करने हैं, तो वर्ड हर एक के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप वर्ड फाइल खोलें, उसमें आपको सेंटेंस आप डालेंगे तो करेक्शन खुद ब खुद होती रहेगी, अंडरलाइन हो जाएंगी, आप चेक करेंगे, वो आपको सजेस्ट करेगा। तो आप बेसिक जो है आपके चंद एक जो है स्ट्रक्चर जो है आप फिक्रात का बनाना खुद सीख सकते हैं। बिल्कुल। स्पेलिंग भी साथ साथ आपको आते जाएंगे। ये दो चीज़ें पहले आप बैठ के घर में प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप मेंटोर के पास जाएं या ऐसे लिखने की कोशिश करें या फिर चेक कराएं। अच्छा, इसमें एक और बात है कि अक्सर का लोग स्किप कर जाते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पैराग्राफ राइटिंग। लोग ऐसे राइटिंग पे आ जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग नहीं सीखते। बिल्कुल। तो इसमें क्या पैराग्राफ राइटिंग में बेसिकली है क्या चीज़, वो भी बता दें और इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दें, और कैसे ये पैराग्राफ राइटिंग सीखें लोग, ये बता दें। अच्छा, सबसे पहले जो है देखिए, जिस तरह हर चीज़ का एलिमेंट एटॉमिक बेस होती है ना, तो उसके बाद हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं। इसी तरह से पहले आप वर्ड सीखें, फिर सेंटेंसेस सीखें, फिर पैराग्राफ सीखें, फिर फुल लेंथ ऐसे पे आएँ। अगर आप कहेंगे ना कि आप 3000 वर्ड्स एक दिन में बैठ के एज अ बिगिनर करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट्स काइंड ऑफ डेस्टिन्ड ड्रीम, ये इट्स नॉट पॉसिबल एक आम बंदे के लिए, और करना भी नहीं चाहिए, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? बेस्ट वे यही है कि आप पहले सेंटेंसेस बनाएं, आपकी ग्रिप हो जाएगी, आप पैराग्राफिंग करें। पैराग्राफिंग में 3 चीज़ें होती हैं, कोशिश करें। पैराग्राफ कहते किसको हैं? पैराग्राफ उस चीज़ को कहते हैं जिसमें एक सेंट्रल आइडिया हो। आप उसमें ज़्यादा सारी चीज़ें आप डालेंगे ना, तो खुद भी डिविएट हो जाएंगे। बिल्कुल। यू हैव टू बी फोकस्ड विद वन सेंट्रल आइडिया। उसके लिए मैं बच्चों को यहाँ पे जो तैयारी कराती हूँ, पैराग्राफ राइटिंग से शुरू कराती हूँ। पहले रीडिंग कराती हूँ, सिखाती हूँ एक्टिव रीडिंग, उसके बाद मैं उनको पैराफ्रेजिंग सिखाती हूँ, उसके बाद जाके उनको पैराग्राफ राइटिंग सिखाती हूँ। पैराग्राफ राइटिंग में मिनिमम जो एक पैराग्राफ होता है ना, और मैक्सिमम भी, मैं उसको कहती हूँ 5-6 सेंटेंसेस से एक्सीड नहीं करना चाहिए, अनलेस कि वो आर्गुमेंटेटिव है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपका पहला सेंटेंस ओपनिंग होता है, दैट शोज कि आप किस बारे में लिख रहे हैं, ये पैराग्राफ है किस बारे में। कॉजेस का पैराग्राफ है, इम्पैक्ट का पैराग्राफ है, हिस्ट्री का, करंट का। आपकी पहली लाइन एग्जामिनर को टारगेट करनी चाहिए, और दैट मस्ट बी कोरिस्पॉन्ड विद द आउटलाइन। बंदा आउटलाइन पढ़े और उसको पता हो कि ये मैं पैराग्राफ किस वाले पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आउटलाइन में कौन सा पार्ट है। उसके साथ
जो है टॉपिक सेंटेंस के बाद 2-3 आइडियाज़ उसी से रिलेटेड एक्सपैंड करें और देन उसको उसी पैराग्राफ को कंक्लूडिंग सेंटेंस लगा के क्लोज कर दें। अब जब नेक्स्ट पैराग्राफ आप शुरू करेंगे तो हुक लें, मतलब पिछले वाले पैराग्राफ को इंटरलिंक करें, क्योंकि एग्जामिनर ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कही है। उसने कहा है कि अगर आपकी राइटिंग में कोहेरेंस नहीं होगी मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं देखते पेपर, तो अगर उन्हें पता ही नहीं एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है तो इट्स यूजलेस। तो आप पहले देखिए वो आपसे क्या डिमांड करते हैं और फिर उन एरियाज पे काम करें। तो पैराग्राफ बिल्डिंग सीखें, कोहेरेंस नेचुरली आ जाएगी। तो ये था अच्छा, पैराग्राफ राइटिंग। जो मवाद है, मटेरियल है, वो कहाँ से हम स्टूडेंट्स हासिल करें? सर इसके लिए 2 वेज हैं। एक है डेली बेसिस पे एक मटेरियल तैयार होता है न्यूज़पेपर का, और एक है जैसे मैंने आपको बताया ना थीम्स, लाइक पर्टिकुलर टॉपिक पेट पास्ट पेपर से। उसके लिए मैं बच्चों को कहती हूँ एक शॉर्टकट है, टॉपिक लिखें @PDF डॉट एंटर करें, तो जो मोस्ट साइटेड गूगल में ना ये फॉर्मूला है वो साइट करके टॉप पे जो आर्टिकल होता है ना उससे रिलेटेड वो वही उठा के आपको देता है। वो मैक्सिमम 10-15 पेजेस का होता है, वो आप पढ़ लें तो आपका मटेरियल भी तैयार, आपको नोट्स बनाने की भी नहीं ज़रूरत, बस उसी पे ग्रिप करें एंड दैट्स ऑल, और लेकिन बस एक अपनी और चीज़ स्किल्स है, पे क्योंकि फोकस जब करें। तक सीएसएस में हम लोकलाइज नहीं चीज़ करेंगे, लोकल पर्सपेक्टिव में चीज़ नहीं पेश करेंगे, उस वक्त वो तो इंटरनेशनल जो वो हमारे लिए तो इतनी यूज़फुल नहीं होंगी ना, जब तक उसको आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं देंगे लोकल। सर इसमें अगर आप कभी, मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, इस पे डेमो भी शो करूंगी। टॉपिक @, जो भी है ना पाकिस्तान का है ना, तो इंटरनेशनल जर्नल्स वगैरह ने पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव जो लिखा है ना क्वालिटी मटेरियल, वो टॉप पे आ जाता है। हमारे यहाँ पे इशू है कि मटेरियल की क्वालिटी नहीं है, वही बुक्स हैं 30 एसेज और ये वो उसका क्वालिटी नहीं है एज सच। ठीक है। उसके अलावा ये बताएं कि इसमें कंक्लूजन जो होता है, नंबर एक इंट्रोडक्शन होता है ऐसे का, फिर आगे बॉडी, पे चलते हैं बॉडी है, उसके बाद कंक्लूजन। बिल्कुल। ये और इसको साथ वहाँ शुरू से लेके आखिर तक हम जब चलते हैं तो इसमें जाहिर है कोई ना कोई आर्गूमेंट बिल्डिंग कैसे करेंगे? जी, वो मैंने आपको बताया ना, बॉडी पार्ट में ना आर्गुमेंटेटिव का एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है, उसको मैं नाम देती हूँ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट का। हर एक उसको आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी आप उसको, लेकिन बात तो यही है ना, जैसे भी करें वो है तो आर्गुमेंट्स। तो कंक्लूजन में एक 2-3 बातों का ख्याल रखते हैं। कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, कंक्लूजन में जो ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है वो होना चाहिए, और एक पॉजिटिव बात होनी चाहिए। ये 3 चीज़ों से कंक्लूजन बनता है। जो दूसरा आपने क्वेश्चन किया सेकंड हाफ जो आपका क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट्स का, तो आर्ग्यूमेंट्स की जो प्लेसमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप करंट स्टेटस के बाद ना डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाए, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करें, अदरवाइज 3 आवर्स में आपका ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। राइट। अच्छा, ये बताएं कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है मेरे कैंडिडेट्स की, वो आउटलाइन उनको बनानी नहीं आती, और किस तरह बनाएं, और क्या उसकी टाइप्स होती हैं, क्या क्या उनकी वैरायटी पैदा हो सकती है, क्या क्या किस मतलब कि क्या आप एग्जामिनर को क्या चीज़ अपील करती है उसमें? आउटलाइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तकरीबन 30 to 40 मार्क्स अगर आप आउटलाइन बनाते हैं ना, तो अगर एवरेज भी ऐसे लिखते हैं वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देता है। आउटलाइन की ना 3 टाइप्स हैं बेसिकली। पहले तो हम ऐसे की टाइप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ऐसे की 2 टाइप्स हैं मेजर, ज़्यादा टाइप्स हैं लेकिन मेजर एक है आर्ग्यूमेंटेटिव और एक है फिलोसफिकल, जिसको हम कोटेशनल एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी नाम दे दें व्हाटएवर। लेकिन दोनों को अटेम्प्ट करने का, दोनों की आउटलाइन डिफरेंट है। बट पर्टिकुलरली टॉकिंग के उसके अंदर फॉर्मेट क्या, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे ऑब्वियसली, इस सेशन में हम ज़्यादा उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। बट मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जो आउटलाइन की बेसिक जो है ना मेन आउटलाइन, उसकी 3 टाइप्स हैं। एक होता है जिसमें आप कह सकते हैं सेंटेंसेस टाइप, एक होती है फ्रेजेस, और एक होती है मिक्सचर ऑफ बोथ। मैं जो फॉर्मेट यूज़ करती हूँ ना वो मिक्सचर ऑफ बोथ है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और टाइम भी सेव होता है। और अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ फ्रेजेस वन करते हैं तो उसमें बात इनकम्प्लीट रह जाती है, अगर आप सेंटेंसेस करते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इन दोनों का जो बैलेंस है ना वो मॉडरेट है। उसमें ये होता है कि आप कुछ पार्ट जैसे कॉजेज, इम्पैक्ट और सजेशन जो हैं वो फ्रेजेस में करें, बाकी सेंटेंसेस में करें। Right. दैट्स द ईजीएस्ट वे। ठीक है। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम आती है हमारे कैंडिडेट्स को, कि ये कोटेशनल जो जब आती हैं, इसके टाइटल आते हैं कोटेशन पे, या फिर आर्गूमेंटेटिव जो चीज़ें आती हैं, तो इनको कैसे हल करें? क्योंकि नॉर्मली जब भी आती है कोटेशनल तो स्टूडेंट कैंडिडेट ये कहता है यार ये तो हमारे बस में ही नहीं है, ये तो हम कर नहीं सकते, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ। हालांकि चीज़ें उन्होंने सारी पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन वो उसको अटैम्प्ट करने से कासे रहती हैं। उसका क्या सोल्यूशन है?
उसका ये है कि एक इसमें तो कोई आप एक आधा एग्जांपल भी दे दें कोटेशन की, उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि इसको अगर ये कोटेशन आई थी, इसके ऊपर आपने ये करना था। ठीक है, मैं लेट्स से एक कोटेशन आई थी, इफ़ लाइफ थ्रोज यू लेमन मेक लेमनेड। ये एक ऐसे था और ये बड़ा समझा जाता है ये मुश्किल है। हालांकि इस तरह के जो ऐसे है ना, अगर आप एक दफ़ा टेक्निक सीख लेते हैं तो ये सबसे इजी है। हमारी डे टू डे लाइफ में से एग्जांपल उठा उठा के देनी होती है। इसका मतलब ये, इसकी आउटलाइन का ना, अगर फॉर इंस्टेंस मैं अगर उसके 5 से 6 पॉइंट्स आपको बताती हूँ, तो पहले आपने उसकी पहला पॉइंट देना ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट है। तो आपने 2-3 वेरिएशन देनी है। आपकी क्या मुराद है लेमन से, आपकी क्या मुराद है लेमोनेड से, इनपुट आउटपुट, ठीक है, डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती है क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। ऐसे ये जो टॉपिक्स होते हैं इट इज सब्जेक्टिव और उसकी ओपिनियन पर्सन टू पर्सन है। लाइक इसी तरह है जैसे एक बात को 100 तरह से कहें, क्योंकि इट्स सब्जेक्टिव और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये आर्गुमेंटेटिव की तरह नहीं है। लाइक डेमोक्रेसी मींस डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक ऑफ द पीपल बाय द पीपल, वो एक पेट एक डेफिनेशन है। Phrase. यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं होती, यहाँ पे आपकी मेंटल थॉट प्रोसेस होता है और वो आपके आइडियाज जनरेट होकर पेपर पे आते हैं। अब इस तरह की बुक्स के लिए इस तरह के एसेस के लिए मैं बुक्स रिकमेंड करती हूँ, द लेयर ऑफ रीडिंग। उसके अलावा मैं रिकमेंड करती हूँ बेकन, उसके अलावा रसल के एसेस, क्योंकि वो इस तरह के एसेस को टच करता है, आपको उसका फ्लेवर पता लगता है। और इनकी आउटलाइन बनाना थोड़ा सा बिट ट्रिकी होता है। अगर आप क्लासीफाई करके करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको चाहिए होगी इसकी आउटलाइंस मैंने काफ़ी ज़्यादा सॉल्व की हैं, 120 प्लस की हैं, तो मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे देती हूँ। मैं आपको इसी ईमेल एड्रेस पे रिवर्ट बैक कर दूँगी। आप वो उन सबका एक फॉर्मेट सैम्पल देख सकते हैं और वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। राइट। अच्छा, एक और जो चीज़ हमें प्रॉब्लम दे रही है बच्चों को, कि उनको फोबिया होता है लिखने का, कि वो लिख नहीं पाते, कहते पता नहीं अच्छा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, सेंटेंस बना सकूंगा या नहीं बना सकूंगा, मैं स्पेलिंग ना गलत हो जाए, मेरी ग्रामर ना गलत हो जाए। उसी में एक तो फोबिया उनको होता है और दूसरे कुछ बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ये दोनों चीज़ों को वो कैसे कवर करेंगे कैंडिडेट हमारे? अच्छा देखें, जैसे राइटिंग कोई भी है ना, इट्स अ स्किल और ये एक दिन में नहीं आती, इट टेक सम टाइम। ये एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, ग्रेजुअल स्टेप्स हैं, जैसे बेबी स्टेप्स होते हैं। जैसे बच्चा सीखता है खुद ही टेस्ट एंड ट्रायल पे, राइटिंग में भी आप सीखते हैं इफ़ यू आर लाइक सेल्फ मेंटोरिंग करते हैं। और अगर तो आपके पास मेंटोर हैं तो आपका टाइम सेव होता है, लेकिन खुद भी हो सकती है। सॉरी, मैं कथक कलामी कर रहा हूँ। मेरा जहाँ तक मैं आइडिया है कि आप मेंटोर के पास जाने से पहले अपनी बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करके जाएं, जितनी आप खुद कर सकते हैं। जैसे आजकल आपने बताया कि ऐप्स भी हैं, इसके अलावा आप वर्ड में भी जाके कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और इस तरह छोटी मोटी चीज़ें करके अपने आप को थोड़ा बहुत आपका बेस अगर कुछ हो, फिर ही मेंटोर के पास जाने की का फ़ायदा होता है। ये तो आपको सेंटेंस जो है टेंसेस वो नहीं पढ़ा सकता मेंटोर वगैरह, ये टीचर आपको टेंसेस तो नहीं पढ़ाएंगे, बेसिक आपकी स्पेलिंग तो ठीक नहीं करा सकेंगे। इसलिए पहले कुछ अर्सा पहले आपने 2-4 महीने खुद घर में अच्छी तरह एक्सरसाइज करके जो आप खुद कर सकते हैं पहले वो करें। उसके बाद आप मेंटोर के पास आए ताकि आपका आसानी, उस मेंटोर के लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। सर यहाँ पे ना दो राय हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बेसिकली ये देखें, अगर आपने गलत ही चीज़ आप खुद ही बैठ के कर रहे हैं और गलत ही चीज़ को रीइंफोर्स कर रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट कोई नहीं है, वो अपनी एनर्जीज और टाइम वेस्ट करने वाली बात है। वही आप डायरेक्टली मेंटोर के पास चले। मेंटोर होता कौन है? हमने ना यहाँ पे मिक्स किया होता है टीचर के साथ। मेंटोर आपको टीच नहीं करता, गाइड करता है। वो आपको गाइड करेगा खुद घर में भी कैसे पढ़ना। ये नहीं आपको कहेगा कि मैं पहले आपको टेंसेस सिखाने बैठूंगा या मैं आपको पैराग्राफिंग, ठीक है वो आपको डायरेक्शन देगा, बट वो आपको बिल्कुल ABCD बच्चों की तरह नहीं पढ़ाता। यही मेंटोर में और टीचर में फ़र्क है। और इस स्टेज पे ना यू डोंट नीड टीचर, यू नीड मेंटोर। यूट्यूब इज़ योर बेस्ट टीचर। कुछ नहीं आता वहाँ पे एंटर करो, आपको निकल आता है। लेकिन मेंटोर क्यों चाहिए होता है? जो आपकी पर्सनल जो इंडिविजुअलाइज प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करे। मेंटोर वो होता है जो आपकी जो शॉर्ट एनालिसिस करे, आप जैसे खुद को जो आपकी वीकनेस है उन पे काम करे। और मेंटोर वो होता है जो आपको राइट डायरेक्शन में दे, बार बार आपका टाइम वेस्ट ना करे, एनर्जीज वेस्ट ना करे। ये फ़ायदा है। अब दोनों ऑप्शन है, आप पहले कर लें, उसको फॉलो करके अपना एनर्जी सेव करें, या फिर जैसे सर ने कहा कि पहले खुद एक बेयर मिनिमम अपनी एक
थोड़ी सी तैयारी रखें, उसके बाद जो है आप किसी को ज्वाइन करें, किसी भी मेंटोर को, लेकिन आप ज्वाइन करें क्योंकि मेंटोर के बगैर आपके लिए मुश्किल बहुत हो जाएगा, एवेल्युएशन कोई नहीं करेगा और जब आप एग्ज़ाम में जाके करेंगे और वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। इसलिए मेंटोर बाद में या पहले ये बात की डिस्कशन है, लेकिन मेंटोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपका योर। मतलब है कि बजाय कि आप एकेडमी जाने के मेंटोर के पास जाएं, बिल्कुल क्योंकि एकेडमी जो है आपको प्रोफेशनली डील करेंगे और बिल्कुल। मेंटोर जो है आपको अच्छे तरीके से और तरीके से डील करेंगे। अच्छा, ये आपने रसल वगैरह के जिक्र किया है। जी अब हमारे देखें ये चीज़ें जो हमारा रिमोट एरियाज में बैठा हुआ स्टूडेंट है, कस्बों में है, देहात में है, छोटे शहरों में है, उनकी तो सर के ऊपर से ये चीज़ें गुजर जाएंगी फ़िलहाल। तो कोई ऐसी चीज़ें बताएं कि कम से कम वो बेसिक जो लोकल एक दो बुक्स पैराग्राफ के लिए या ऐसे के लिए वो लोकल बुक्स भी पढ़ के एटलीस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जी सर जैसे बापकी है, एडवांस पब्लिशर है, डिफरेंट जो लोकल लिखते हैं उनसे पढ़ के बेसिक आइडिया तो आपका क्लियर हो सकता है ना। देखिए एडवांस तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने आपको बताया ना, इट्स अ स्किल, इट टेक्स टाइम। जैसे ड्राइविंग एक स्किल है, वो वक्त के साथ साथ रिफाइन होती है, जितना आप ज़्यादा चलाएंगे, जितनी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे। राइटिंग भी ऐसे, जितना आप लिखेंगे आपके अंदर से फोबिया ख़त्म होगा, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ये सारी चीज़ें नेचुरली बूस्ट करेंगी। लेकिन उसके लिए कलम उठाना ज़रूरी है, लिखना। अब आप सोचते रहें कोई आसमान से आएगा आपकी हेल्प करेगा और आपको प्लेट में डाल के सॉल्व्ड ऐसे मैंने कर दिए हैं, आप याद भी कर लें, बट एट द एग्ज़ाम डे यू कैन नॉट रीप्रोड्यूस, क्योंकि अब उसने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। वो चाहते हैं कि आप खुद लिखें, आपके अंदर जो स्किल है राइटिंग की वो बाहर आनी चाहिए, ये नहीं कॉपी पेस्ट वही है, उसे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। हाँ बेस बन सकती है आपकी, बट फॉर द एडवांस अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 40+ करना है, लाइक यहाँ पे तो 40 भी बहुत मुश्किल से आते हैं। तो अगर आपको यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स, तो यू हैव टू लाइक ऑब्वियसली परफॉर्म बेटर देन अदर्स। तो उसके लिए यही है कि आप डेली प्रैक्टिस करें, देयर इज़ नो शॉर्टकट। अच्छा, इसके लिए हमने पब्लिश की हुई है एस फॉर ऑल भी, और उसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग पे भी है, वो सिर्फ हमारी ही बुक है और उसके अलावा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी ने नहीं पब्लिश की थी। तो अब ये चंद एक पॉइंट हैं। अच्छा, इसमें जो मैडम ने सारी चीज़ें बताई हैं, अब आप इसको एवेल्यूएट करें, इनको समझें, इनके ऊपर चलें, और इसके अलावा आपको आपके जो भी सवालात हैं आप हमें भेजें इसी चैनल पे। विद इन 10 डेज जितने क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाद हम एक और सेशन करेंगे मैडम से, और वो जो आपके क्वेश्चन जो सॉलिड होंगे, अच्छे होंगे, आर्गुमेंटिव होंगे, उनके वो जवाब देंगी एक 10-15 मिनट के सेशन में। फ़िलहाल आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करें। और अच्छा, आखिरी बात सॉरी मैं भूल गया हूँ, मेंटोर का जब लफ्ज़ आता है तो लोगों के जहन में आता है कि बहुत बड़ा नाम होना चाहिए, जो कि और हो सकता है वो लाखों रुपया ले, बहुत ज़्यादा फ़ीस ले। ये क्या, ये ज़ाहिर है ये चीज़ें दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, इनका क्या वाकई लाखों रुपया लेते हैं या क्या? सर देखिए, एक आउटलाइन चेक कराने के मैं 300 रुपया लेती हूँ, अब इससे कम क्या है। मतलब और एक ऐसे के 1000। देखिए पैसे, अगर आपको 1-to-1 टाइम मिल रहा है तो देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लंच। अगर आपको टाइम चाहिए, आपको वैल्यूएशन चाहिए, 1-to-1 आपको रिकॉर्डिंग मिलती है या आप लाइव सेशन लेना चाहते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन उसके लिए आप पहले लिखेंगे तो आप मुझे भेजेंगे ना। मेंटोर के पास आप तभी, और इतना कॉस्टली नहीं होता, इवन कोई लेता भी है मेंटोर तो मैक्सिमम 10,000 एक कोर्स का होता है। इतना तो एक अकेडमी में आप कमर्शियल अकेडमीज में से कहीं ज़्यादा तो देते मेरे हैं। ख्याल में कोई तकरीबन 1 लाख रुपए तक फीस आती है गालिबन, सर मिनिमम वहाँ पे खुशी से दे देते हैं, 70 लेकिन ये कि 80,000। उसका कोई रिजल्ट नहीं है, एंड रिजल्ट कोई नहीं है। क्योंकि मैंने भी ये देखा है, मैंने जो अब मेरे स्टूडेंट्स हैं जितने भी ज़्यादा, जो इंडिविजुअल कोचिंग जिन्होंने ली हुई है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म उन्होंने की है। क्लासरूम इन्वायरमेंट और चीज़ है, इंडिविजुअल जो है वो आपकी जो आपको तवज्जो मिलती है, आपकी करेक्शंस होती हैं, वो क्लासरूम में नहीं हो सकती। ये तो हमारी एक जनरल परसेप्शन, मतलब फैक्ट्स जो हैं हमारे। बहुत आपने अच्छा ये सेशन हमारा जो है किया, और बड़ा अच्छे टिप्स, ये ट्रिक्स आपको बताए बच्चों को। तो इंशाल्लाह ताला हम वेट कर रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें फ़ीडबैक देंगे, और अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं मज़ीद वो हमें बताएंगे। इसके अलावा हम ईमेल एड्रेस शेयर कर देते हैं, जो बच्चों को ज़रूरत होगी या एडवाइज़री की या मेंटोरिंग की, वो आपसे रब्ता कर लेंगे थ्रू ईमेल। और आप उनसे यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर जहन में रखेंगे कि बहुत रिमोट एरिया के और बच्चे हमारे बहुत गरीब किस्म के होते हैं, तो उनकी मैक्सिमम हेल्प हो जाए। मिनिमम
चार्जेस में। जी बिल्कुल। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।